सो अप टिल नाउ हम इतना पढ़ चुके हैं दैट द किंग हैज सो मेनी एक्सपेंडिचर्स एंड इंटरेस्ट रेट वाज इंक्रीज्ड बाय द लेंडर्स। जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट रेट थी वो क्या हुआ था, लेंडर्स ने जो क्रेडिट दिया उन्होंने क्या कर दिया था, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया था, 10% कर दिया था लोन्स के ऊपर। नाउ द किंग हैज टू मीट हिज एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस उसे क्या करने पड़ेंगे, मैनेज करने पड़ेंगे। एंड फॉर दैट किंग ने क्या किया, उसे अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ही हैज टू इंक्रीज टैक्सेस। उसने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज किया। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि क्या हुआ, ये टैक्स करने से, इंक्रीज करने से उसे कितना बेनिफिट हुआ, नहीं हुआ, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, सी यट इवन दिस मीजर, अब ये जो मीजर लिया है उसने, इसने क्या किया, वुड नॉट हैव सफाइड, इसने कोई हेल्प नहीं करी इतनी ज्यादा। जो फ्रेंच सोसाइटी थी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। अब इसको आप समझिए, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम हुई। उसने टैक्स बढ़ाया ना, तो टैक्स इंक्रीज होगा, तो देखो टैक्स लोगों के ऊपर, अगर आपसे भी आज बोला जाए कि देखो टैक्स इंक्रीज कर देंगे, तो जब टैक्स इंक्रीज करेंगे तो हर चीज की प्राइस बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि वो टैक्स प्राइस के फॉर्म में ले रहे हैं। अगर डायरेक्ट टैक्स लेंगे तो आपको अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट उनको देना पड़ेगा, आपको अपनी अर्निंग में से कुछ पार्ट देना पड़ेगा। सो एट दैट टाइम उनको कोई सैलरी तो मिलती नहीं थी, तो उन्हें अपनी अर्निंग से पार्ट देना पड़ता था। तो टैक्सेस जब इंक्रीज हुए तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लेट अस अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम्स थी क्या, क्यों हुई वो प्रॉब्लम्स क्रिएट। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। ठीक है, 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी, जो वहाँ का सोशल कल्चर था, वहाँ के जो लोग थे, वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थे, 3 ग्रुप्स में। इसे आप स्टेट को क्या समझेंगे, ग्रुप्स। 3 क्या थे ये, 3 ग्रुप्स हुआ करते थे। ठीक है, पहला ग्रुप क्या है, सेकंड क्या है, वो हम अभी देखते हैं। एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। टैक्स कौन पे करता था, ओनली द थर्ड स्टेट मेंबर। जो थर्ड ग्रुप के मेंबर थे वो लोग क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। लेट अस सी दिस। सी फर्स्ट स्टेट क्या है हमारा, ये पहला ग्रुप है, ओके, देन दिस इज आवर सेकंड ग्रुप, हियर इज आवर थर्ड ग्रुप, ओके। नाउ सी, हमारे फर्स्ट ग्रुप में एज यू कैन सी क्या लिख रहा है, क्लेरिजी। फर्स्ट ग्रुप में कौन होता था, क्लेरिजी पीपल होते थे। सेकंड ग्रुप में नोबेलिटी, ये ग्रुप है जैसे हमारे सोशल कास्ट वगैरह, हमारे यहाँ पे क्या होता है, कास्ट होते हैं ना, ऐसे ही वहां पे सोशल ग्रुप्स थे। तो उसमें से एक था क्लेरिजी, अनदर वाज नोबेलिटी, एंड थर्ड स्टेट में आते थे बिग बिजनेसमैन, है ना, मर्चेंट्स, कोर्ट्स, कोर्ट के जो ऑफिशियल होते हैं वो लोग, एंड लॉयर्स, और उसके अलावा आते थे पीजेंट्स एंड आर्टिशन। ये सब आप समझते हो, जहां कहीं डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा। स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स, ये लोग थर्ड स्टेट में आते थे। और मैंने जैसे कि आपको बता दिया है ऑलरेडी कि टैक्स कौन पे करता था, थर्ड स्टेट के पीपल। ठीक है, और कोई नहीं पे करता था टैक्स, थर्ड स्टेट के पीपल वो पेइंग टैक्सेस। अब जब टैक्स इंक्रीज किया तो टैक्स किसको पे करना पड़ेगा बेटा, ये तीनों स्टेट के जो थर्ड स्टेट के जो बताओ, क्लैरिटी जो ग्रुप है वो बोलेगा क्या, तो नहीं बोलेगा कि टैक्स इंक्रीज क्यों कर रहे हो, है ना। ऐसे ही नोबेलिटी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको तो टैक्स देना ही नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ता है, टैक्स दो नहीं दो, इट डज नॉट मैटर है। सो ये थर्ड स्टेट था, ये लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, यार हमें सारा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो लोग थे ये थोड़ा गुस्सा हुआ। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि कैसे गुस्सा हुए। जस्ट लेट मी रब दिस ऑल सो दैट इट विल बी मोर क्लियर। नाउ सी द सोसाइटी, एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। अभी समझ लीजिए, सोसाइटी बहुत एक तरह से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी। यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम आप समझते हैं, मतलब जो किसान हुआ करते हैं, जो फार्मर्स हुआ करते हैं, पीजेंट फार्मिंग करते हैं, वो किसी और की जमीन पे करते हैं, और फ्यूडल सिस्टम उसको बोलते हैं। वो जमीन किसी की,
Ma'am, your voice is not coming. ओके, आई थिंक थोड़ा नेट कुछ फ्लक्चुएट हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था. फिर से मैं बता देती हूँ आपको हमने कहाँ तक पढ़ लिया है. ओके, तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम. वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, बहुत पुराना मिडिल एज से चला आ रहा था. ओल्ड रिजिम का मतलब होता है, ये टर्म है, इसका मतलब होता है 1789 से पहले वाले जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, जो चीजें चल रही थी, दैट ऑल कम्स अंडर ओल्ड रिजिम. Now see this. हमने यहाँ तक समझ लिया है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं. तो फिगर 2 हम देख चुके हैं, मैंने आपको बता दिया 3 है, फर्स्ट स्टेट, थर्ड, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. नाउ show how the system of state in French society was organized. तो फिगर 2 में हमने देखा कि वहां पे सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज थी. ठीक है, 3 ग्रुप्स में थे. अभी वी शुड अंडरस्टैंड कि इसके अंदर पॉपुलेशन कितनी थी. देखो, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. मैंने आपको बताया था फर्स्ट में क्या आता है, क्लेरिजी. ठीक है, मैं इसके लिए सी बना रही हूँ आपको, सो दैट पिक्चर हम ऊपर नहीं देख सकते ना अभी, इसलिए. 2 से आपका नोबेलिटी. ओ माय गॉड, ये एन ऐसा बन गया, समझ जाएगा. ठीक है, थर्ड में आपका पीजेंट्स, तो मैं आपको पी बना रही हूँ. ठीक है, बिजनेसमैन वगैरह भी आते थे उसके अंदर, तो बी भी बना देती हूँ. बड़ा ही गंदा सा भी बना है, पर ठीक है. देखो, तो ये जो फर्स्ट स्टेट था, ये सेकंड स्टेट था, और ये थर्ड स्टेट है, जो तीसरा वाला ग्रुप है. जो लोग रहते थे वो कितने लोग थे, 90% ऑफ द पॉपुलेशन. ये कितने थे, 90% थे. मतलब अगर फ्रांस में ओनली 100 पीपल हैं, तो 90 तो थर्ड ग्रुप में ही थे. ठीक है, और बचे हुए 10% कौन था, क्लैरिजी, ये दोनों, क्लैरिजी एंड नोबिलिटी. नोबिलिटी, ये कितने थे, ओनली 10. क्या करते थे, दैट ऑल वी विल डिस्कस. नाउ सी, देखो, हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टीवेटेड. मतलब हम ये देखेंगे जो 90% है ना, इसमें से बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास क्या हो, कोई लैंड हो. 60% के पास जो जमीन थी वो किसकी थी, 60% जो लैंड था, मतलब जैसे इतनी बड़ी जमीन है, ठीक है, तो इसका 60%, मतलब इसके 10 इक्वल पार्ट्स हैं, तो आउट ऑफ दिस अराउंड 6 पार्ट्स किसके हुआ करते थे, मतलब ये पूरा, ये वाला पूरा, मोर देन हाफ. ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन मिला के, ये जो मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, दिस होल वाज बिलोंगिंग टू, ये सारा नोबिलिटी का हुआ करता था. तो नोबिलिटी वाले लोग जो थे उनके पास इतनी सारी जमीन हुआ करती थी, और जो बेचारे ये 90% थे उनमें 60% लोगों के पास तो 60% जमीन तो नोबिलिटी की थी. तो ओनली ये जो बचा है ना, ये इनमें से कुछ लोगों के पास होगा. ठीक है, बाय nobles. Okay, and the church and the other richer member of the third estate. तो ये nobles कौन थे बेटा, ये जो nobles हैं, nobles and church and the other richer member. और ये जो clergy था, ये किसमें आएंगे, आपके चर्च वगैरह के जो लोग थे वो सब इसके अंदर आएंगे. ठीक है, the member of the first two state, that is clergy and nobility, ये दो ग्रुप है, enjoyed certain privilege. इनको कुछ privilege मिले थे, ये आप समझ लीजिए. प्रिविलेज बाय बर्थ. जैसे हमारे यहाँ जब अनटचेबिलिटी चल रही थी, तो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बहुत से लोगों को प्रिविलेज मिले हुए थे ना. कुछ लोगों को तो बहुत बर्थ राइट मिलते थे. जैसे किंग का बेटा होता, उसको तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे, है ना. और जो बेचारा किंग का बेटा नहीं है, वो किंग तो बन ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द रूल अर्लियर. सो ये जो मेंबर थे, क्लैरिजी और नोबिलिटी के थे,
दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज, इनको कुछ बेनिफिट्स दिए हुए थे बाय बर्थ। क्यों? क्योंकि इनका बर्थ जो है वो क्लर्जी और नोबिलिटी फैमिली में हुआ है, तो उनको स्पेशल राइट्स मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एक्सेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्स, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ये भी तो एक प्रिविलेज है, आप जो भी अर्न करेंगे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दे गॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट, तो नोबल्स और क्लर्जी टैक्स पे नहीं करते थे। नोबल फर्दर एंजॉयड फ्यूडल सिस्टम, और नोबल्स को क्या मिला हुआ था? फ्यूडल सिस्टम मिला हुआ था। फ्यूडल सिस्टम समझते हैं ना आपको, जमींदारी वाला सिस्टम। जमीन Yes, उनकी हुआ ma'am. करती थी, बेचारे पीजेंट्स करते थे और वो उनको बहुत सारा शेयर देना पड़ता था उन्हें। सो दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, तो इसके अंदर उनको फ्यूडल ड्यूज भी मिल जाते थे, है ना, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। पीजेंट से मतलब पीजेंट को टैक्स देना पड़ता था। फ्यूडल ड्यूज भी तो एक क्या, एक तरह का पार्ट है, अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट उनको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? नोबल्स को। तो पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, तो उनको उनकी सर्विस करनी पड़ती थी, जो काम वो बोलते थे। जैसे उनके हाउस होल्ड के काम करने पड़ते थे, फील्ड में काम करना पड़ता था उनके यहाँ। टू सर्व इन द आर्मी, कभी कभी उनको आर्मी में भी जाना पड़ता था। और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स, अगर रोड्स बन रही है तो उसमें भी काम करना पड़ता था। तो ना तो नोबल वहां पे काम करते थे और ना ही क्लर्जी के लोग वहां पे काम करते थे। ये सारे जो छोटे मोटे काम होते हैं सब किसको करने पड़ते थे? जो हमारा थर्ड स्टेट के लोग को। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स। देखो आप समझो इस चीज को, चर्च भी टैक्स लेता था। देखो कितने सारे टैक्स देने पड़ रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को तो देना ही देना है, चर्च को भी देना पड़ेगा। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो चर्च को भी टैक्स देते थे, दैट इज कॉल्ड टिथेस। चर्च को जो देंगे उसे क्या बोलेंगे? टिथेस नाम है उसका। फ्रॉम द पीजेंट्स एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। तो जो स्टेट है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, और जो क्लर्जी ग्रुप है, जो चर्च वाला ग्रुप है, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो डबल टैक्स हो गया, है ना। एंड जो नोबिलिटी है उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो थर्ड स्टेट है उसे कितने सारे टैक्स पे करने पड़ेंगे। एंड एक डायरेक्ट टैक्स होता था, दैट इज कॉल्ड टिले, ठीक है। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर लेविड ऑन द आर्टिकल्स, जो एवरीडे के आर्टिकल्स में जैसे हमारा जीएसटी वगैरह लगा हुआ है, ऐसे ही सॉल्ट टैबेको इन पे भी टैक्स लगते हैं, तो वो टैक्स अलग देना पड़ता था। सो द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये पैसे वाला काम सारा है, उसका बर्डन बहुत बढ़ गया था ऑफ द स्टेट, तो द टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। तो ये सारा जो अगर खर्चा एक्सपेंसेस जो स्टेट के इंक्रीज होंगे तो वो सब किसको पे करना पड़ेगा? सब किसकी जेब से जाएगा? सारा का सारा टैक्स पेयर्स तो वही है ना, हमारे थर्ड स्टेट के लोग, उनके पास से जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से इसको पिक्चर में देख के आपको बता देती हूँ, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू। मूव टू दिस, मूविंग ऑन दिस, लेट्स सी। अभी मैं वापस से ये पिक्चर पे आ जाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फिगर 2, इसमें मैंने आपको बताया दैट ये जो ग्रुप था हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये क्लर्जी है। इसमें कौन आते थे आपके? चर्च वाले लोग। चर्च वाले लोग, हाँ, चर्च के जो हेड्स वगैरह होते थे वो। देन सेकंड में आते थे नोबिलिटी, मतलब जिनके पास बहुत सारी जमीन लैंड है, ये नोबल थे बाय बर्थ। हाँ, ये ग्रुप लैंडर्स कह सकते हैं इनको, बट ये क्या थे? ये नोबल फैमिली थी इनकी फैमिली में जो भी जिनका भी बर्थ होता था, इनको राइट मिले हुए थे कि इनको टैक्स वैक्स कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ स्पेशल बर्थ राइट मिले थे। तो एक तरह का ऐसा ग्रुप था जो नोबल ग्रुप माना जाता था, और उनकी फैमिली के लोगों को ना तो टैक्स पे करना पड़ेगा, ऊपर से उनको कुछ फ्यूडल सिस्टम का बेनिफिट भी मिलता था कि उनके पास जमीन बहुत सारी रहती थी और वो उस जमीन का यूज करते थे लोगों को देने के लिए, फार्मर्स को फार्मिंग करवाने के लिए, और उनसे टैक्स लेते थे। तो अब ये देखो, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये पीजेंट्स है, वो किसको टैक्स पे करते थे? नोबिलिटी को एंड क्लर्जी को, इनको भी दिया। और किसको देते थे? और स्टेट को भी देते थे। ये लोग किसको टैक्स देते थे? स्टेट को। स्टेट यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज, यू विल सी यहाँ पे देखते हैं। तो भाई लोग वहां पे जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनकी कंडीशन कैसी थी, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब वहां की सिचुएशन कैसी थी और क्या क्या प्रॉब्लम थी जो थर्ड स्टेट के लोगों को क्या करनी पड़ी थी, फेस करनी पड़ी थी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट दैम। सी द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 बिलियन रोज हो गई थी। मतलब 1715 में फ्रांस की जो
पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, एंड 1789 तक आते आते उसकी जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई थी, 28 मिलियन हो गई थी, 5 मिलियन इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, देखो दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब देखो ये एक मिनट इस पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। देखो ये एक इतनी जमीन, सपोज ये इतना छोटा सा फ्रांस है, ठीक है, यहाँ पे कितने लोग रहते थे, 23 मिलियन पीपल रहते थे, कितने 23, या समझो आप 23 पीपल रहते थे, ठीक है। अभी ये 28 हो गए, लेकिन क्या जिस जगह पे वो रह रहे हैं वो इंक्रीज हुई है, वो तो इंक्रीज नहीं हुई। तो अब ये 28 लोगों के लिए, पहले यहाँ पे जो खेती वगैरह होती थी वो 23 लोगों के लिए होती थी, अब जो खेती हो रही है खेती तो उतनी ही होगी ना, जमीन तो पड़ी नहीं है। तो अब जो फार्मिंग हो रही है उससे अब 28 लोगों के लिए सारा फूड वगैरह अरेंज करना है ना। अब जब सारा फूड इतने सारे लोगों के लिए अरेंज करेंगे तो फिर क्या बेटा बोलिए। मैम आपकी बार बार वॉइस थोड़ी देर रुक जाती है, फिर आने लगती है, फिर रुक जाती है, फिर आने लगती है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना इसी ड्यूरेशन में अगर ऐसा होता है तो आप मुझे बोल देना, ठीक है, तो मैं उस चीज को रिपीट कर दूं। What I was telling that अभी कितने पीपल हो गए वहां पे, 28। तो उन 28 के लिए रिसोर्सेस तो उतने ही रहे, है ना, और पीपल, नंबर ऑफ पीपल बढ़ गया, और ये 28 भी नहीं था, 28 मिलियन पीपल वर देयर, ठीक है, इतने सारे लोगों के लिए। अब 5 मिलियन एक्स्ट्रा हो गए तो उनके लिए डिमांड्स उनकी इंक्रीज हो गई, मतलब फूड ग्रेन्स ज्यादा मांगने लगे वो लोग। अब सोचो आपके घर में अगर 23 लोगों के लिए खाना बने, है ना, उनको हमने इनवाइट किया और 28 लोग आ जाएं, अब 5 लोग एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो खाना कम पड़ेगा ना। तो बस यही कंडीशन वहां पे हुई, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, मतलब अब सब लोग सोचने लगे कि हम पहले खा लें, नहीं तो हमें तो बचेगा ही नहीं, है ना। तो फूड ग्रेन्स की क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, सब लोग बोलने लगे कि हमें फूड ग्रेन्स चाहिए। The production of grains could not keep pace with the demand. तो भाई जो प्रोडक्शन हो रहा था, मतलब अब सोचो अब पूड़ियां बन रही हैं, बट बनेंगी तो उसी स्पीड से, अचानक से इतने सारे लोग आ जाएंगे तो कैसे मैनेज होगा। तो ऐसे ही खेती हो रही थी वहां पे, लेकिन फार्मिंग से उतना ही मटेरियल प्रोड्यूस होगा जितना उसकी कैपेसिटी है, वो ऑल ऑफ सडन इतना कैसे बढ़ा कैसे सकते हैं, इंक्रीज होने में टाइम लगेगा, है ना। तो जब 28 मिलियन लोग हो गए वहां पे तो फिर फूड कम पड़ने लगा सबके लिए, सबको कम कम में अरेंज करना एडजस्ट करना पड़ रहा था। So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि वहां पे सब लोगों ने बेस्टाइल जेल को तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिया था, क्योंकि सब लोग गुस्सा थे किंग से, और उन जो ब्रेड की प्राइस थी वो इंक्रीज हो गई। तो अब समझ में आया ब्रेड की प्राइस क्यों इंक्रीज हुई थी। ब्रेड की प्राइस इसीलिए इंक्रीज हुई थी क्योंकि पॉपुलेशन जो थी वो पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही थी, फूड ग्रेन्स की डिमांड जो थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है, सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही थी। So most workers were employed as laborers in the workshop. बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खेती तो करते नहीं थे बेचारे, दूसरी छोटी मोटी दुकानों पे काम करते थे। उनके ओनर ने उनका वेज फिक्स करके रखा हुआ था, मतलब सपोज वो एक शॉप पे काम करते हैं, उनको मिलते थे 100 रुपीज या 100 लिब्रे, वहां पे तो लिब्रे चलता था ना, तो 100 लिब्रेज उनको मिलते थे। अब सोचो अगर फूड आता था, जैसे उनका जो मटेरियल आता था खाने का, वो 100 रुपीज का ही खरीद लेते थे, ठीक है, 100 रुपीज में उनका सारा फूड आ जाता था। लेकिन अब फूड महंगा हो गया तो वो 100 रुपीज का नहीं आएगा, सपोज 100 से ज्यादा का आएगा ना, महंगा हो गया तो प्राइस बढ़ गई, तो 120 का आ रहा है। बट उनके वेजेस जो है, उसकी सैलरी कितनी है, अभी भी कितनी ही है, 100। तो अब वो कैसे मैनेज करेगा, है ना, उसे तो अब कम फूड खरीदना पड़ेगा, कम फूड खरीदेगा तो कम फूड खाएगा, और कम फूड खाएगा तो एनर्जी भी कम आएगी। तो फिर, और फूड तो ऐसी चीज है जो सबको चाहिए, है ना, इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। एंड देयरफॉर जब फूड की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, उनको फूड ही अच्छे से नहीं मिल रहा, उनके वेजेस फिक्स हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतना महंगा खाना खरीद सके। अब सपोज आप लोग अभी कुछ काम करते हो, आपकी सैलरीज फिक्स है, आपके घर पे जो सैलरी आ रही है, अचानक से सब चीज महंगी हो जाए, जैसे अभी पेट्रोल अकेला महंगा हुआ है और पल्सेस महंगी हो जाए, है ना, या फिर आप कहीं जाते हैं, अभी तो देखो बसेस का रेंट वगैरह भी डबल हो चुका है ना, तो ऐसे करके महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे वेजेस तो फिक्स है, हमारे पास जो सैलरीज आती है वो तो फिक्स है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उस वजह से सारे लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए। बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस, मतलब उतनी स्पीड से वेजेस तो इंक्रीज हो नहीं रहे थे। कीप पेस का मतलब क्या है, स्पीड, है ना, पेस मतलब
तो वो इतनी स्पीड नहीं बढ़ा पाए। वेजेस की स्पीड तो वही थी, वेजेस तो वही 100 के 100 ही रहे, वो तो बढ़े नहीं। और जो इन्फ्लेशन हो गया मतलब कि प्राइस में राइज हो गया, प्राइस जो थी वो इंक्रीज हो गई। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। तो मतलब अब जो बेचारे पहले से ही गरीब थे, मतलब उसके पास 100 रुपीज थे पहले, 100 की सैलरी आती थी, 100 रुपीज खर्च हो जाते थे, उसकी सेविंग तो होती नहीं थी कभी भी। और अब प्रॉब्लम क्या हो गई, अब तो वो और गरीब हो गया, अब वो 100 रुपीज की चीज नहीं खरीद सकता, उसे कितनी चाहिए 120 की, और सैलरी कितनी मिल रही है 100, तो उसको भूखा रहना पड़ेगा, है ना। मतलब उसके खर्चे जो है, एक्सपेंसेस जो है वो काम ही पूरे नहीं हो पाएंगे, उसकी सैलरी से वो जो उसकी जो नीड है वो पूरी नहीं कर पाएगा। दैट मींस ही इज बिकमिंग पुअर नाउ। पुअर उसी को तो कहते हैं, है ना, जिसके पास अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए पैसा नहीं होता। तो वो जो पुअर था वो और पुअर हो गया। अब रिच के पास तो पैसा है, वो तो अरेंज कर लेंगे। तो रिच और पुअर जो थे उनके बीच में गैप ज्यादा आ गया, ठीक है, मतलब रिच पुअर जो थे वो और ज्यादा पुअर हो गए। नाउ थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट। अब ऐसी कंडीशन में सोचो, जब इतनी महंगे हो रहे हैं, ये क्यों फूड महंगा हो रहा है, क्योंकि जो जो जगह है वो कम है, उस पे इतने सारे लोगों के लिए खाना ग्रो करना है, तो कम जगह में तो कम ही ग्रो होगा, और या फिर इसमें 2-2 3-3 बार ग्रो करना पड़ेगा, तो ज्यादा मेहनत लगेगी, तो उसमें टाइम लगेगा, तो वो ग्रो नहीं हो पा रहा है। एंड उसी टाइम पे अगर सपोज बहुत तेज बारिश हो जाए, इस जमीन पे बहुत तेज पानी बरसने लगा, अब इतना सारा पानी बरसेगा तो सारी की सारी फसल खराब हो जाएगी। ये पानी बरस गया, ठीक है, ड्रॉप्स आई कांट ड्रॉ, तो मैंने ऐसी करके ड्राइंग बना दिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी फसल क्या हो गई, खराब हो गई। यहाँ पे 28 मिलियन के लिए जो खाना बनना था, अब वो पता चला 8 मिलियन के लिए बचा है, ठीक है। अब 8 मिलियन में जिसके पास पैसा होगा वो तो खरीद लेगा, क्योंकि वो तो इतना फूड बचा है कि 8 मिलियन लोग खा सकते हैं। मतलब इसको आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि 28 लोगों के लिए जो खाना मार्केट से आप खरीद के लाए थे, फ्रूट्स लेकर आए थे, सपोज हम सब फ्रूट्स खाएंगे मिलके, 28 पीपल वर देयर। अब रास्ते में क्या हुआ, वो फ्रूट्स का जो पैकेट था वो गिर गया, है ना, या फिर फ्रूट्स खराब हो गए, तो आते आते कितने बचे, 8 लोगों के लिए फ्रूट्स बचे। तो अब 28 लोगों के जो फ्रूट्स थे वो 8 लोग खाएंगे, तो जो लोग अमीर है ना, वो तो खरीद लेंगे, महंगे भी खरीद लेंगे, बट जो बेचारे गरीब है उनको तो बचेगा ही नहीं, उनके पास फूड बचेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब ड्रॉट आ जाता था, तो उसकी वजह से जो हार्वेस्ट थी, मतलब जो हमारी पूरा प्रोडक्शन होता है, वो खराब हो जाता था। दिस लेड टू ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ऐसी कंडीशन जिसमें मैंने आपको बताया ना कि 28 लोगों के लिए फूड ग्रो किया, फिर उसके बाद 28 मिलियन के लिए उन्होंने ग्रो किया, फिर हेल आ गया, ड्रोट हो गया, किसकी वजह से, उसकी वजह से हार्वेस्ट खराब हो गई, एंड 8 मिलियन लोगों के लिए फूड बचा है। तो ऐसी कंडीशन में खाने की प्राइस बढ़ेंगी, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस आ गया, सब्सिस्टेंस मतलब हम बेसिक चीजों के लिए जो क्राइसिस आ जाता है उसे हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलेंगे। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम मतलब मैंने आपको बताया था ना, 1789 से पहले के टाइम पे ये जो ड्रॉट वाली कंडीशन है, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली कंडीशन है, ये आती ही रहती, कई बार आती थी। मतलब लोग, अब प्राइस बढ़ जाएगी, लोग आपस में लड़ने लगेंगे, इसलिए तो लोगों को गुस्सा आ रहा था। ये चीज समझ में आई, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बता दीजिए, क्लियर हुआ यहाँ तक ना। लिसन, ये चीज मैंने आपको बता दी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या था, एन एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे बेसिक जो लिवलीहुड के लिए चीजें चाहिए होती हैं, जैसे वो नहीं मिल पाती हैं, इंडेंजर्ड हो जाती हैं। एंड नॉमिनस मतलब जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो, अननोन है जो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज व्हाट इज देयर। ये आप देख लेंगे, ये फिल करना है। बैड हार्वेस्ट होगी तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है, बैड हार्वेस्ट होगी तो फूड की कमी आ जाएगी, लेस फूड विल बी प्रोड्यूस, लेस फूड विल बी प्रोड्यूस, देन लेस फूड प्रोड्यूस होगा तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस भी बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा मांगेंगे, और कम होगा तो लोग जो लोग ज्यादा मांगेंगे तो हम उसको देंगे ना, उसको बेचेगा कोई भी जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो उसको ज्यादा पैसा देगा, तो वो महंगा है जो बिक जाएगा। एंड पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय द ब्रेड, तो जो गरीब लोग हैं वो तो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे करके ये सारी सिचुएशन बढ़ जाएगी। दिस ऑल यू कैन फिल योरसेल्फ, एंड उसके बाद मुझे चेक करा दीजिएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट, थोड़ी सी चीजें वो समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्विसेस एंड एंड टू प्रिविलेज। तो भाई जो ग्रोइंग मिडिल क्लास का मीन क्या है,
इनविचेस का मतलब होता है बेटा फ्यूचर में हम जो अज्यूम कर लेते हैं ना कि ऐसा हो सकता है, इमेजिन करना, ठीक है। इनविचेस का मतलब क्या होता है, इमेजिन करना। तो मिडिल क्लास ने ये इमेजिन किया, ये सोचा कि भाई ये जो प्रिविलेज हैं, ये हमें अकेले टैक्स दे रहे हैं, ये खत्म होने चाहिए, है ना। ये जो प्रिविलेज दे रखे हैं नोबेलिटी को, क्लर्जी को, वो प्रिविलेज बाय बर्थ क्यों दिए हुए हैं, हमसे टैक्स क्यों ले रहे हैं, उनसे क्यों नहीं ले रहे। तो ऐसा उन्होंने इमेजिन किया कि इनको एंड करना पड़ेगा और हम एंड कर देंगे, ऐसा उन्होंने मान लिया कि हम इन फ्यूचर इस सबको एंड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दिस ऑल लेट्स सी उनके माइंड में ये चीज आई कैसे, ठीक है। ओके ये देखो, ये वाला जो ऊपर जो ब्लैंक दिया है, ये उसको इसमें फिल करने के लिए आपको हिंट दी हुई है, इसकी हेल्प से आप वो फिल करिएगा, फिर बाद मुझे चेक कराइएगा। नाउ हम ये देख लेते हैं कि ग्रोइंग मिडिल क्लास ने कैसे ये इमेजिन किया कि वो प्रिविलेज को एंड कर सकते हैं। देखो, इन द पास्ट peasant worker had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity. But देखो पहले क्या हुआ था, इन्होंने काफी एक तरह से पार्टिसिपेट किया हुआ था, किसमें, जो पीजेंट्स और वर्कर्स ने जो छोटे मोटे वो टैक्स इंक्रीज करने के अगेंस्ट या फूड स्कार्सिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट करते थे, उसमें पार्ट लेते थे ये लोग। बट दे लैक द मीन एंड प्रोग्रेस टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। मतलब एक जैसे छोटे मोटे राइट्स हो जाते थे, अब इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिलता था उस चीज का। जो गवर्नमेंट होती है या जो क्लर्जी थी, वो क्या करती थी, वो सप्रेस कर देती थी उन लोगों को। ऐसे करके उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, मतलब उनका जो एक तरह से कह सकते हैं रिवोल्ट था, वो सक्सेसफुल नहीं होता था, ठीक है। तो दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट, क्योंकि ये थर्ड स्टेट के लोगों के करना था, एंड हु हैड become prosperous and had access to education, new idea। तो ये जो स्टार्ट हुआ, ये किसने किया, देखो, and programs to carry out full scale measures, ये सारे उनसे हुए नहीं थे उस टाइम पे। about the change of the social economic order, तो ये आइडिया कि हमें उनको चेंज करना पड़ेगा, ये किसने देखा, ये आइडिया जो गरीब थे उनके पास तो यही था कि हमें फूड मिल जाए। बट कुछ एक ऐसा थर्ड स्टेट में, मैंने आपको बताया था ना, बिजनेसमैन भी थे, लॉयर्स थे, है ना, वो लोग थोड़े प्रॉस्परस थे। हाँ, जो पीजेंट्स थे वो उनको तो टैक्स आपका पे करना पड़ता है, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो क्यों पेड वाला टैक्स नहीं करते, उनको टैक्स पे करना पड़ता। तो इसकी उनके पास थोड़े पैसे अच्छे थे, उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, ओके थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके अभी ठीक आ रही है? यस मैम। So this was left to those groups with third to who had become prosperous। तो ये इसको एंड होना चाहिए। Now for that what they did, the 18th century witnessed the emergence of social group termed as middle class। तो मैं आपको बताई थी कि मिडिल क्लास क्या थे, एक नया ग्रुप बना था जो थोड़ा सा प्रॉस्परस था, who earned their wealth through an expanding overseas trade, क्योंकि देखो बाहर जाके वो ट्रेड करता था, उसकी वजह से उसके पास थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आने लगी थी। and from the manufacture of goods, जैसे कोई आर्टिशन है जो सिल्क टेक्सटाइल वगैरह बनाते हैं, उनको उससे टेक्सटाइल से सिल्क से बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, तो ये बाहर जाके बहुत महंगा बिकता था, उस पे थोड़ा वो लोग रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी में वो कन्वर्ट होने लगे थे। इवन तो वो इतने रिच तो नहीं थे जितने नोबल्स हुआ करते थे, क्योंकि नोबल्स के पास तो बहुत सारा अरेंजमेंट था, उनको कुछ करना भी नहीं पता था, ऐसे ही पैसा आता रहता था बिना कुछ किए। So in addition to merchants and manufacturer, the third estate include professional। तो मैंने आपको बताया था लॉयर वगैरह भी थे उसमें, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, all of these were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth। तो इन ये सब educated थे कि देखो सोसाइटी में किसी को भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, जैसे बाय बर्थ जो मिलता है कि आप अगर नोबल है, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है ना, आपको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा और आपको सब रिस्पेक्ट भी करेंगे। जैसे हमने वही पिक्चर में देखा था कि वो फैट मैन आराम से बैठा हुआ था ना, तो ये प्रिविलेज मिले थे उन्हें बाय बर्थ। तो दे बिलीव जो मिडिल क्लास था, ग्रोइंग मिडिल क्लास, दे बिलीव दैट शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज बाय बर्थ।
रेदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। वो बोलते थे कि जो सोशल पोजीशन है कि भाई किसकी रिस्पेक्ट की जाए, किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, किसको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, वो मेरिट पे हो, है ना। मतलब जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा मिले, जो कम मेहनत करेगा उसको कम मिले, मतलब बेस्ड ऑन देयर हार्ड वर्क। सो दीज आइडियाज इन्विसिजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम। तो इस आइडिया से वो इमेजिन कर पाए कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे फ्रीडम हो और इक्वल लॉज हो। अब ये इक्वल लॉ वाला आइडिया आ गया ना, फ्रीडम हो और इक्वल लॉज हो, मतलब प्रिविलेज किसी के पास ना हो, सब इक्वल हो, एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, और जो भी चीजें हो वो सबके लिए हो, बट पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैकस रूसो। देखो ये जो जॉन लॉकी हैं और जीन जैकस रूसो हैं, ये दोनों बहुत ही अच्छे फिलोसोफर थे, मतलब अपने आइडियाज को स्प्रेड करते थे और इनके आइडियाज को सबने माना, और इनके आइडियाज ने ही बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। लेट अस सी कि वो चेंजेस क्या थे। तो इन्होंने क्या किया, इन हिज टू ट्रीटीज, इन हिज टू ट्रीटीज लॉकी ने, जॉन लॉकी ने एक बुक की टू ट्रीटी ऑफ गुड। इस बुक के अंदर उसने अपने आइडियाज वगैरह बताए लोगों को, ठीक है। तो उसमें था he sought to refute the doctrine of divine and absolute rights। उन्होंने बोला कि सबको absolute rights होने चाहिए, मतलब सबके rights कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, of the monarch। और 2 क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, और यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। ओके मैम। बुक को रीड जरूर करिएगा सो दैट आप ये भूलो ना नेक्स्ट क्लास में। कल तो होगी नहीं क्लास, नेक्स्ट है वेडनेसडे को है आई थिंक। ठीक है, बाय बाय। यस मैम।